हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को क्लियर है, मैं पावर प्लांट से जुड़े हुए वीडियो शेयर करता हूं यहाँ पर, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़ते रहिए, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बॉयलर ट्यूब लीकेज रेक्टिफिकेशन। किस तरह बॉयलर ट्यूब लीकेज को रेक्टिफाई किया जाता है। फ्रेंड, बॉयलर कहीं पर 2 पास का होता है, किसी जगह पर 3 पास का भी होता है। अक्सर हम जो बड़े प्लांट देखते हैं वो 2 पास के होते हैं, और जो पैकेज टाइप के जो बॉयलर होते हैं वो हमें 3 पास के और 2 पास दोनों दिखाई देते हैं। तो हम बड़े बॉयलर में हम यहाँ पर ट्यूब लीकेज रेक्टिफिकेशन को जानेंगे कि किस तरह ट्यूब लीकेज को रेक्टिफाई किया जाता है, और हम इसे जोन के माध्यम से भी समझेंगे कि बॉयलर में किस जोन को क्या कहा जाता है और किस तरह इसे रेक्टिफाई किया जाता है, किस तरह इसमें वर्क किया जाता है। फ्रेंड्स, आप फ्रेम में देखिए कि बॉयलर में किस जोन को क्या कहा जाता है। फर्नेस का ये जोन रेडिएशन जोन कहलाता है, और इसके ऊपर का ये वाला भाग रेडिएशन प्लस कन्वेक्शन जोन कहलाता है। और जब हम इसके पासेस में आगे बढ़ते हैं तो ये इसका कन्वेक्शन जोन 1 कहलाता है, और जब हम सेकेंड पास की ओर जब आगे बढ़ते हैं तब यह कन्वेक्शन जोन 2 कहलाता है। फ्रेंड, जोन में बताने का कारण ये है कि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो कि किस जगह पर लीकेज हुआ है, किस तरह इसे रेक्टिफाई किया जाता है, और आप लोग भी इसे काफ़ी अच्छे से दूसरों को बता सकते हैं कि किस जगह पर लीकेज हुआ है, किस तरह रेक्टिफाई किया जा रहा है, कितने ट्यूब्स काटे गए हैं, किस जगह पर वेल्डिंग की जा रही है। जो हमारा सबसे टफ वर्क होता है बॉयलर ट्यूब रेक्टिफिकेशन में, ये सुपर हीटर जोन और सेकेंड पास का जोन होता है। इस जगह पर काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ पर बॉयलर ट्यूब लीकेज होने पर सबसे पहले लीकेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। बॉयलर ट्यूब लीकेज आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया था, जो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बॉयलर ट्यूब लीकेज होने के बाद में हमें ये इंश्योर करना है कि लीकेज किस जगह पर हुआ है, और हमें बीएमडी का क्लियरेंस भी चाहिए होता है बॉयलर को शट डाउन करने के लिए। अगर हम इंश्योर हो जाते हैं कि बॉयलर में ट्यूब लीकेज आ चुका है और बीएमडी साइड से अगर हमें क्लियरेंस मिल जाता है, तब हम बॉयलर का शट डाउन लेते हैं। उसके बाद बॉयलर के सारे पीप होल डोर, मेन होल डोर खोल दिए जाते हैं। खोलने के बाद में बॉयलर को फोर्स कूलिंग के लिए डाला जाता है। फोर्स कूलिंग का जो प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये 24 से 48 घंटे का समय लेता है। कि ये डिपेंड करता है कि किस जोन पर और कितना लीकेज है। ये अगर हमें पता लग जाता है तब ये क्लियर हो जाता है कि कितने टाइम पे हमारा जो बॉयलर है ये फोर्स कूलिंग हो जाएगा। बॉयलर में फोर्स कूलिंग के बाद में बॉयलर में फिर से पानी भरा जाता है। पानी भरने का जो पर्पस होता है फ्रेंड, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें लीकेज किस ट्यूब में है और कितने ट्यूब्स में है उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम बॉयलर में फिर से पानी भरते हैं। और बॉयलर में घुसने से पहले सबसे पहले हमें टेम्परेचर गन के थ्रू हमें ये चेक कर लेना है कि अभी टेम्परेचर कितना आ गया है। अगर आप 45 टू 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आने पर हम बॉयलर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन पर वर्क परमिट और सेफ्टी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही हम बॉयलर के अंदर जा सकते हैं। अब क्योंकि हमने बॉयलर में पानी भरा था, तो पानी भरने पर हमें ये अंदर जाने पर हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि किस ट्यूब में और कितने ट्यूब्स में लीकेज हो रहा है और कितना लीकेज है। जब हमें लीकेज पता चल जाता है, क्योंकि जब हमने पानी भरा था उस ट्यूब से हमें पानी गिरता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बॉयलर ट्यूब में लीकेज किस जगह पर है। अब फ्रेंड, अब ये देखते हैं कि लीकेज अगर फर्स्ट पास में है या रेडिएशन जोन में है, तब किस तरह इसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है। अगर हमें फर्स्ट पास का लीकेज रेक्टिफिकेशन करना है तब हमें क्या करना होगा, ये हम अच्छे से देखते हैं। हमें फ्रेंड अगर पता चल चुका है कि लीकेज किस जगह पर है, तो उस लेवल से नीचे तक का पानी हमें खाली कर लेना है। और अगर हम पीएफ बॉयलर की बात करें, तो पीएफ बॉयलर में फ्रेंड ये होलो स्ट्रक्चर होता है। नीचे खड़े होने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो सबसे पहले नीचे प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद इसके फोल्डिंग के थ्रू हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं जिस जगह पर लीकेज हुआ है। और अगर ये लीकेज ज़्यादा हाइट पर है, तब हमें स्काई क्लैम्बर इंस्टॉलेशन का काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्काई क्लैम्बर इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्काई क्लैम्बर एक लिफ्ट होता है जो कि टेम्परेरी इंस्टॉल किया जाता है, और इसे इंस्टॉल करने के बाद ये मोटर के थ्रू इलेक्ट्रिकली इसे एक ऑपरेटर ऊपर और नीचे चलाता है। इसी पर चढ़कर लीकेज को रेक्टिफाई किया जाता है। और बॉयलर से संबंधित और भी कई प्रकार के काम होते हैं जो इसी लिफ्ट के थ्रू होता है। लेकिन जब हम बात करें कि किसी और बॉयलर की, जैसे कि CFBC है, ABC, इसमें क्योंकि डीपी प्लेट होता है, नीचे बेड होता है, इस पर हम भी प्लेटफॉर्म बनाकर ऊपर चढ़कर लीकेज रेक्टिफिकेशन का काम कर सकते हैं। अब हमने लीकेज को देख लिया है कि लीकेज किस जगह पर है, लेकिन लीकेज को देखने के बाद हमें यह भी इंश्योर कर लेना है कि इसने किसी अपने नेबरिंग ट्यूब को तो डैमेज नहीं किया है, और कोई सेकेंडरी डैमेज के चांसेस तो नहीं हुए हैं उस जगह पर।
हमें बाकी जो ट्यूब्स है, जो आसपास के ट्यूब्स है, उसे भी उसका थिकनेस चेक करना पड़ता है कि इसका जो थिकनेस है बाकी ट्यूब्स के थिकनेस के आसपास ही है या उससे ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जब लीकेज होता है तो वह दूसरे ट्यूब्स को भी पॉइंट करता है, उसे भी डैमेज करता है। तब हम इसे भी एक बार इंश्योर कर लेंगे कि लीकेज किसी और ट्यूब्स पे तो नहीं हुआ है और इसका थिकनेस तो नहीं गया है। अगर थिकनेस अगर गया है तो उन ट्यूबों को भी काटा जाता है, उन ट्यूब्स को भी काट कर अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसी साइज के नए ट्यूब्स को भी अरेंज करके यहाँ पर लाकर सबसे पहले इनके जो दोनों सिरे होते हैं इन्हें वी शेप दिया जाता है। वी शेप फ्रेंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोनों ट्यूब्स को जब जोड़ना है हमें तो इनके बीच में मटेरियल फिल करना पड़ता है, वेल्डिंग मटेरियल हमें फिल करना पड़ता है। ये वी शेप ट्यूब्स को ग्राइंडिंग करके दिया जाता है, ग्राइंडर के थ्रू इसे वी शेप दिया जाता है। और वी शेप बनने के बाद इन दोनों ट्यूब्स को फिटअप किया जाता है। फिटअप के लिए दोनों ट्यूब्स के बीच का जो गैप होता है फ्रेंड 2.5 से 3 mm के आसपास तक रखा जाता है। और जो इसमें सबसे पहले जो वेल्डिंग होता है इसे रूट वेल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि ये इसके इनर सरफेस में किया जाता है। और इस सरफेस के बाद में इसके ऊपर जो वेल्डिंग की जाती है उसे फाइनल वेल्डिंग कहा जाता है। अब फाइनल वेल्डिंग हो जाने के बाद में फ्रेंड इसका आरटी किया जाता है, जिसे रेडियोग्राफी टेस्ट भी कहा जाता है। आरटी से हमें ये पता चलता है कि इसमें प्रॉपर वेल्डिंग हुआ है। इसमें आरटी हो जाने के बाद बॉयलर को हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। अगर लीकेज है तो फिर से ट्यूब्स को काट कर ये सारे सेम प्रोसेस किए जाते हैं, वेल्डिंग किया जाता है, वी शेप बनाया जाता है, आरटी टेस्ट किया जाता है। आरटी टेस्ट के बाद फिर से हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। अब अगर आपका जो बॉयलर है पूरी तरह से लीकेज हमारा अगर हम सेटिस्फाई हैं कि लीकेज अब नहीं है बॉयलर में, तब हम बॉयलर को फिर से लाइट अप के लिए लाइन अप कर सकते हैं। अब अगर ये जो लीकेज है ये सुपर हीटर जोन में हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन दोनों टाइप के हीट ट्रांसफर यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि इस जगह पर ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉर्म में होता है। जैसा कि हमने बात किया था कि फर्स्ट पास में जब हमारा जो ट्यूब होता है एक वाटर वॉल में अरेंज होता है, तो यहाँ पर जो लीकेज अटेंड करना है ये कुछ इजी होता है। लेकिन जब हम बात करें सुपर हीटर जोन की, सुपर हीटर जोन में काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉर्म में ट्यूब्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं संख्या में, और इस जगह पर अगर लीकेज होता है तो ये एक से दूसरे को इस तरह ये सेकेंडरी यहाँ पर डैमेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस जगह पर जब लीकेज होता है तो यहाँ पर मटेरियल शिफ्टिंग का काम, प्लेटफॉर्म बनाने का काम, ये सारा करने में हमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसलिए इस जगह पर लीकेज रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर इसमें भी अगर ट्यूब लीकेज होता है तब इसके पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि ट्यूब को पहले चेक करना है कि कितने ट्यूब्स लीकेज हुए और इनका थिकनेस लेना है। थिकनेस लेने के बाद अगर कोई ट्यूब्स हमें मिलता है तो उसे भी कटिंग करना है। कट करने के बाद में हमें ये सारे जो ट्यूब्स हैं फिर से हमें रीइंस्टॉल करना है। इसके लिए वी शेप बनाना है, ट्यूब फिटअप करना है, मटेरियल फिलिंग करना है, रूट वेल्डिंग करना है, फाइनल वेल्डिंग करना है। उसके बाद में आरटी टेस्ट होता है। आरटी टेस्ट के बाद में हाइड्रो टेस्ट होता है। इसके बाद हमें सक्सेसफुल हो जाने के बाद बॉयलर लाइनअप कर सकते हैं फ्रेंड। लेकिन जब हम भेल के यूनिट की बात करते हैं तब यहाँ पर प्रोसेस कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। भेल की यूनिट में फ्रेंड थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है क्योंकि यहाँ पर ट्यूब मटेरियल्स कुछ अलग यूज किया जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वेल्डिंग के बाद में, क्योंकि बाकी सारे जो प्रोसेस होते हैं वो तो सेम होते हैं कि आपने ट्यूब को काटा, काटने के बाद उसे ग्राइंड किया, वी शेप बनाया, मटेरियल फिलिंग किया, रूट वेल्डिंग किया, फाइनल वेल्डिंग किया, उसके बाद का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर डीपी टेस्ट किया जाता है, एक सोल्यूशन डाला जाता है जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स है उन पर। वेल्डिंग ज्वाइंट पर जब हम सोल्यूशन डालते हैं तो ये कुछ हमें गुलाबी कलर का दिखाई देता है। वेल्डिंग ज्वाइंट में अगर फिर भी लीकेज है, प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हुआ है, तो ये डीपी टेस्ट के थ्रू कुछ हद तक हमें पता चल जाता है। और जब हम ये देखते हैं कि अगर लीकेज है तो फिर से इसे काट कर वेल्डिंग किया जाता है और उसके बाद फिर से इसमें आरटी टेस्ट किया जाता है। आरटी टेस्ट हो जाने के बाद में इसमें एक एसआर टेस्ट किया जाता है, इसे स्ट्रेस रिलीविंग टेस्ट भी कहा जाता है। और सुपर हीटर के लिए यहाँ पर एसआर का जो टेस्ट होता है 7 से 8 घंटे का समय लगता है और इस पर 760 डिग्री 760 डिग्री का टेम्परेचर हम यहाँ पर रखा जाता है एसआर टेस्ट के लिए। ये जो एसआर टेस्ट होता है दोनों वेल्डिंग ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पर एक केबल लपेटा जाता है जिसके थ्रू इसे हीटिंग किया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड ये आरटी टेस्ट के बाद ही होता है, क्योंकि आरटी टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि इस ट्यूब में लीकेज है या नहीं है। लीकेज हो जाने के बाद में, आरटी टेस्ट हो जाने के बाद में ही हम एसआर का टेस्ट करते हैं। एसआर हो जाने के बाद में हम फिर बॉयलर में पानी भरते हैं और उसी तरह हाइड्रो करके इसे चेक किया जाता है फ्रेंड।
तो ये सारे जो प्रोसेस हैं, और मैं वेल्डिंग का जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये वेल्डिंग किस तरह किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक था फ्रेंड, ये बॉयलर ट्यूब लीकेज रेक्टिफिकेशन पर था कि किस तरह से बॉयलर ट्यूब को रेक्टिफाई किया जाता है, किस तरह इसमें वर्क किया जाता है। इसके बाद जो टॉपिक बचता है फ्रेंड, ये सेकंड पास का लीकेज है। सेकंड पास को किस तरह रेक्टिफिकेशन किया जाता है, सेकंड पास का जो प्रोसेस होता है इनसे कुछ थोड़ा सा अलग होता है, तो उसे भी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, हमने जो ये प्रोसेस देखा था, ये एसआर का डीपी टेस्ट, ये चाइना के बॉयलर में हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम भेल की यूनिट पे जब हम बात करें तो ये सारे प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी जो वीडियो आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। और वीडियो से जुड़ते रहिए। और अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, जिस पे आप लोगों को डाउट होगा, तो मुझे आप लोग जरूर कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।